इन हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की कुछ प्रमुख अपडेट्स को। दोस्तों, एक बात तो आप सबको पता है कि अगर हम वाकई चाहते हैं कि हमें डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता मिले तो हमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है और इसका बड़ा हमें रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। आप सबको पता है कि जिस जिस प्रोग्राम में प्राइवेट सेक्टर ने पार्टिसिपेट किया है वो प्रोग्राम ना सिर्फ रफ्तार के साथ आगे बढ़ा है बल्कि उसने सकारात्मक परिणाम भी हमें दिए हैं। और इसी क्रम में जब बात एविएशन सेक्टर की आती है तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो एचएएल है इनके कंधे पर ही पूरी जिम्मेदारी होती है। फिर चाहे आप मिग 29 प्रोग्राम देखें, फिर चाहे आप SU-30 MKI प्रोग्राम देखें या फिर मौजूदा तेजस मार्क 1 प्रोग्राम में आप ये देख सकते हैं कि एचएएल प्रोग्राम को लीड कर रही है। लेकिन सोचिए कैसा होगा अगर एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी करे। जाहिर सी बात है आप यही कहेंगे कि हाँ, इसमें प्रोडक्शन तेज होगा और रिकॉर्ड लेवल पे जो डिलीवरी है वो हमें देखने को मिलेगी। और शायद अब आपकी इच्छा यहाँ पर पूरी होने वाली है क्योंकि भारत की एक बड़ी प्रतिष्ठित प्राइवेट सेक्टर कंपनी अब ओपनली तेजस मार्क 2 और एमका प्रोग्राम को ज्वाइन करने की इच्छा के साथ सामने आ चुकी है। आप सबको याद है कि जो हमारा रक्षा मंत्रालय है वो एसपीवी मॉडल पे काफी जोर दे रहा था, जहां पर जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप है इसको सुनिश्चित किए जाने की बात की जा रही थी। लेकिन उस समय जो तत्कालीन रिपोर्ट सामने आई थी उसमें कहा गया था कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं वो इतनी इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रही हैं। दरअसल उनका ये मानना था कि हमारे पास ना तो जरूरी एक्सपर्टीज है, ना हमने इस प्रकार के एडवांस फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पे काम किया है और ना हम इसे को लेकर कॉन्फिडेंट है कि हम कितना इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन बीतते समय के साथ उनका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई होता गया और आज हालत ये है कि लार्सन एंड टुब्रो, जो कि भारत की एक प्रतिष्ठित संस्था है जिसने रिकॉर्ड डिलीवरी की है K9 वज्र हॉविट्जर्स की, उन्होंने ओपनली इस प्रोग्राम में अपना समर्थन दिया है। दरअसल लार्सन एंड टुब्रो, जो कि भारत की एक लीडिंग इंजीनियरिंग कंपनी है, इन्होंने अपनी पोजीशन को स्पष्ट करते हुए कहा कि अब वो भारत के एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में अपनी जो सहभागिता है उसको एक नया आयाम देना चाहते हैं और भारत की जो की इंडिजिनस प्रोग्राम है इसको ज्वाइन करने के लिए इच्छुक भी हैं। उन्होंने इसी तौर पर यह कहा कि हमने तेजस जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इस प्रोग्राम में अपने रोल को काफ़ी बखूबी निभाया और अब जो नेक्स्ट जनरेशन के प्लेटफॉर्म है जिसमें तेजस मार्क 2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट शामिल हैं, हम इनके निर्माण में भी अपनी जो भूमिका है उसको सुनिश्चित करना चाहते हैं ताकि हम भारत की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है इसमें जो निर्भरता है उसको और ज़्यादा बढ़ा सकें। यानी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की बात यहाँ पर की गई है। अब लार्सन एंड टुब्रो की बात करें तो ये कोई नई कंपनी नहीं है और ना ही एविएशन सेक्टर में ये पहली बार काम कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अपनी जो लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप है इसको निभाया है और इन्होंने ऑलरेडी तेजस, जो कि हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इसके लिए जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं वो सप्लाई भी किए हैं, जैसे कि विंग्स हो गई और भी दूसरी चीज़ें। और अब ये चाहते हैं कि जो भारत के दूसरे प्रोग्राम है जिसमें तेजस मार्क 2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट शामिल है, इसमें भी इसी प्रकार की सहभागिता निभाने का अवसर इनको मिले और कंपनी की जो प्रिसीजन इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है इसको यूटिलाइज किया जाए भारत में इंडिजिनस फाइटर्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अब अगर हम डिफेंस से हट के बात करें तो लार्सन टुब्रो सिर्फ यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। लार्सन टुब्रो ने कहा कि हम डिफेंस सेक्टर में तो काम करना ही चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एरोस्पेस और कमर्शियल सेक्टर में काम करने की, वो भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हम कमर्शियल स्पेस सेक्टर पे काम करना चाहते हैं। कंपनी के पास जो ज़रूरी अनुभव है ये ऑलरेडी उपलब्ध है और इस समय वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके गगनयान जैसे जो मिशन है इसमें पार्टिसिपेट करने की बात कर रहे हैं। अब डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि भारत के लिए ये किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस समय जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि लार्सन टुब्रो एरोस्पेस सेक्टर में अगर आती है तो इसके बहुत सारे जो सकारात्मक परिणाम है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस समय इंडियन एयरफोर्स घटी स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है और हम सब जानते हैं कि एचएएल अकेले मिलकर के जो फास्ट डिलीवरी है वो नहीं कर पाएगी। और ऐसे में डिफेंस एनालिस्ट मानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी के आने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन रेट है ये काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की अगर हम स्क्वाड्रन क्षमता की बात करें और फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो फिलहाल तो रिकॉर्ड लो स्तर पर ये क्षमता आ चुकी है और 2030 तक संभावित है कि आपको 27 से 28 स्क्वाड्रन ही देखने को मिले। लेकिन अगर हम भविष्य की बात करते हैं तो 120 की संख्या में आपको इनिशियली जो तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो देखने को मिलने वाले हैं।
तेजस मार्क टू का रोल आउट हमें देखने को मिलेगा अगले वर्ष। और एरो इंडिया 2025 जो कि अब कुछ ही इस महीनों की दूरी पर है, इसमें आपको तेजस मार्क टू से जुड़ा कोई बड़ा सरप्राइज भी देखने को मिल सकता है। अगर हम पहली उड़ान की बात करें तो तेजस मार्क टू की पहली उड़ान को लेकर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने जो कहा है उस हिसाब से अगर हम बात माने तो 2026 की शुरुआत में ही इसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा और 2 साल अगले सिलसिलेवार ट्रायल्स से ये गुजरने वाला है, जहाँ पर वेपन सिस्टम और जो एवियोनिक्स है, रेडार सिस्टम है, ये सभी चीज़ें टेस्ट की जाएंगी और उसके बाद 2028 से 29 तक इनको प्रोडक्शन में उतारे जाने की जो बात है वो की जा रही है। टोटल नंबर इनिशियली बताया जा रहा है 120 का होगा, लेकिन आने वाले भविष्य में ये नंबर्स 200 को पार करेंगे। इसके अलावा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात रही तो इसका जो प्रोटोटाइप है वो हमारे 2027 से 28 तक देखने को मिलेगा और ये तकरीबन इनिशियली 50 की संख्या में या 40 की संख्या में खरीदे जाने हैं, जो कि मार्क 1 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट होंगे। और टोटल 2035 तक टारगेट ये है कि ये जो नंबर्स हैं इनको जितना ज़्यादा बढ़ाया जा सके वो बढ़ा दिया जाए। और ऐसे में अगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिल के काम करते हैं तो क्रिटिकल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी तेज़ होगी और दूसरी चीज़ें जो हैं उसमें स्वाभाविक है कि तेज़ी देखने को मिल जाएगी। यही नहीं बल्कि भारत का जो डिफेंस सेक्टर है इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक नए प्रोग्राम के साथ सामने दिखी है, जहां पर सिर्फ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि जो जेट इंजन डेवलपमेंट है इसमें गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट का सपोर्ट करने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं इनको भी आमंत्रित किया जा रहा है। और उसी का एक फल है कि जो हाल ही में हमारी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं उन्होंने रुचि है वो दिखाई है। और आप सबको पता है कि अगर एसपीवी मॉडल बन के आ जाता है तो इसके निसंदेह बहुत बड़े परिणाम हमें देखने को मिलने वाले हैं। अगले वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिकली रशिया से आई एक रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, रशिया इस समय अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर काफ़ी डिस्परेट नज़र आ रहा है। जब 2021 में उनके यहाँ एयर शो हुआ था तो उस दौरान उन्होंने SU-57 फैलन और SU-75 चेकमेट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें करी थी, लेकिन उसके बाद से अभी तक जो SU-75 चेकमेट है ये बहुत ज़्यादा जो डिज़ाइन रिफाइनमेंट है इनसे गुजर चुका है। और हाल ही में यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के जो डिप्टी चीफ हैं उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। अगर हम यूरेशियन टाइम के हवाले से बात करें तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों पर मीडिया से आकर ये कहा है कि जो SU-75 चेकमेट है ये अपने डेवलपमेंट के एडवांस स्टेजेस में आ चुका है और बहुत जल्दी इसका जो रोल आउट है आप होता देखेंगे। हालांकि एक्चुअल एयरक्राफ्ट कैसा दिखेगा, उड़ान भरने के बाद इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसी दिखेंगी, ये तो बात की बात है। लेकिन अगर हम यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की बात करें तो उन्होंने ये दावा किया है कि ये सबसे सस्ता 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है और जब बात टेक्नोलॉजी की आएगी तो ये कहीं भी किसी सी तरीके से जो मौजूदा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनसे कम नहीं होगा। और उन्होंने तो यहाँ तक दावा किया है कि बहुत सारे जो पोटेंशियल बायर्स हैं वो ऑलरेडी इस प्रोग्राम को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने नाम बताने से तो मना कर दिया है, लेकिन एशियन कंट्रीज़ का नाम भी उनके द्वारा लिया गया है कि एशियन कंट्रीज़ और दो यूरोपियन कंट्रीज़ के कई पोटेंशियल बायर्स हैं जो इस एयरक्राफ्ट की तरफ उम्मीद के साथ देख रहे हैं। अब अगर हम एशियन कंट्री की बात करें तो जाहिर सी बात है, आप सब समझ चुके होंगे कि इसमें सबसे बड़ा जो पोटेंशियल बायर है वो भारत ही है। लेकिन भारत ने अभी स्पष्ट शब्दों में इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा है और रशिया भी इसको लेकर अनाउंसमेंट करने से बच रहा है, जैसा कि आपने SU-57 फैलन के केस में ये देखा हुआ है। अब यहाँ पर क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा होने वाला है, जाहिर सी बात है बहुत सारे जो सैन्य समझौते हैं वो हो सकते हैं और बहुत सारी जो नई चीज़ें हैं ये भी ऑफर हो सकती हैं। तो ये इंटरेस्टिंग बन जाता है देखना कि उनके इस दौरे में हमें क्या क्या नया देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।